इस किताब का नाम था दी होल यानी सुराख। आंद्रे बाजन जेल की लाइब्रेरी से ये किताब वक्त गुजारने के लिए आया था, मगर जब आंद्रे ने इस किताब का मुतालिया करना शुरू किया तो इसके दिल व दिमाग में ज़िंदगी की एक नई उमंग, एक नई लहर उठने लगी। वो खुशी की एक नई तरंग अपने आप में महसूस करने लगा, क्योंकि ये नावल कुछ ऐसे कैदियों के बारे में था जो जेल खाने के कैद से फरार हो जाने में कामयाब हो गए थे। आंद्रे बाजन जेल में था, मगर वो मुजरिम हरगिज़ नहीं था। वो दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन सिपाहियों के हाथों कैद होकर कैदी की जिंदगी गुजार रहा था। ये जर्मनी की सबसे बदनाम ज़माना जेल थी। बाजन लाल सिपाही के नाम से गोरिल्ला ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखता था। इस ग्रुप्स के एक एक करके कई सिपाही जेल में आ चुके थे। ये जेल बर्लिन के देहाती इलाके में था। जेल खाने की इमारत इस कदर मजबूत बनाई गई थी कि यहाँ से किसी भी कैदी का भाग निकलना या फरार हो जाना मुमकिन ही नहीं था। सभी कैदी दिल ही दिल में दुआएं करते कि किसी तरह जेल की मजबूत बुलंद दीवारें गिर जाएं और वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाएं। बाजन भी ऐसी ही ख्वाहिश दिल में बसाए रखने वाले कैदियों में से एक था, मगर अभी तक जेल से फरार होने की कोई तरकीब इसकी समझ में नहीं आई थी। किताब दी होल पढ़ लेने के बाद इसे जेल से फरार हो जाने का एक तरीका मिल गया। वो एक बाइज़्म और कुछ कर गुजरने, कुछ कर दिखाने का हौसला रखने वाला एक गैर मामूली शख्स था। किताब का मुतालिया मुकम्मल करते ही इसने किताब अपने सरहाने रख दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सबसे पहले इसने अपने बिस्तर में छुपा हुआ एक धागा निकाला जिसे कैदी जेल का टेलीफोन कहते थे। इसके एक सिरे पर ख़त बांधकर 2 मंजिल नीचे तक पैगाम पहुंचाया जा सकता था। बाजन ने एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है जिस पर अमल करके हम लोग जेल से बाहर निकल सकते हैं। मेरी कोठरी 3री मंजिल पर है। बाजन। इस पर्ची के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधकर इसने इसे 2 मंजिल नीचे लटकाया और कोठरी नंबर 37 की खिड़की पर पत्थर से दस्तक दी। इस कोठरी में जीन लुइस था। इसका ताल्लुक़ भी लाल सिपाही नामी ग्रुप से था। वो 6 माह इस जेल में गुजार चुका था। इसने बाजन का पैगाम अपनी कोठरी के साथ रेमनड रिचर्ड को पढ़कर सुनाया। वेरी गुड, रेमनड ने पैगाम सुनकर कहा। कुछ उम्मीद तो बंदी इस कैद से निकलने की। इसके बाद बाजन के पैगामात आते रहे। वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर अपनी स्कीम के मुतालिक लिखता रहा। ये एक बिल्कुल नई स्कीम थी और बिल्कुल उसी किताब के मुताबिक जो दी होल में लिखी थी। पूरी स्कीम पढ़ लेने के बाद जीन लुइस ने रेमनड से कहा, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी स्कीम है। इस पर अमल करके हम कामयाबी से हमकनकार हो सकते हैं और इस कैद से रिहाई हासिल कर सकते हैं। बाजन का आखिरी पैगाम था, आज से खुदाई शुरू कर दूँ। इसके बाद बाजन सुरंग खोदने के औजार रस्सी से बांध कर नीचे उतारता रहा। बाजन को ये औजार इकट्ठा कर लेने में इसलिए आसानी थी कि वो कैदियों के ऊपर जेल का एक रकन था और सफाई करने वाले अमले के साथ मिलकर काम करता था। रात 12 बजे के बाद जीन लुइस ने फर्श पर छीनी रखकर पहली हथौड़ी चलाई। हथौड़ी की आवाज़ बंद कोठरी में इस तरह गूंजी जैसे कोई बम फटा हो। माई गॉड, जीन ने गहरी सांस लेते हुए ज़ेर लब कहा। शायद ये आवाज़ सुनकर जेल के सारे ही लोग नींद से बेदार हो जाएंगे। इसने दिल ही दिल में सोचा। कुछ देर खामोश लेटा वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन इसे कोई आवाज़ या आहट तक सुनाई नहीं दी और न ही कोई पहरेदार इसकी कोठरी की तरफ दौड़ता हुआ आया। अब वो मुतमईन हो गया। इसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 5 घंटे मेहनत करने के बाद रेमनड और जीन लुइस एक बड़ा और वज़नी पत्थर उखाड़ने लेने में कामयाब हो गए। इसके नीचे तहा खाना था और तहा खाने में बिजली की तार और ज़रूरत की दूसरी अशिया भरी पड़ी थीं। एक रात के लिए ये काम बहुत था, बड़ी कामयाबी थी। वो इत्मीनान से लेटकर सो गए, लेकिन अगले चंद दिनों में इन्हें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगी।
बाजन जब जीन लोइस के लिए औजार बांधकर नीचे लटकाता था तो इससे निचली मंजिल के 2 कैदी इसे रोक लेते थे। ये दोनों लाइन चौपलिन और बुलारड थे। एक दिन जब कैदियों को वर्जिश कराई जा रही थी तो इन दोनों ने लोइस से कहा कि कुछ औजार इन्होंने रोक लिए हैं और वो भी फरार होने में इनके साथ शामिल होना चाहते हैं। जीन लोइस इन्हें इनकार ना कर सका। इसने कहा, इन हालात में तुम्हें अपनी कोठरी में एक सुराख करना होगा जिसके ज़रिए तुम मेरी कोठरी में आकर सुरंग खोदने में मेरी मदद कर सको। चौपलिन और बुलारड इस काम के लिए तैयार हो गए और इन्होंने सुरंग खोदने में साथ देने का वादा कर लिया। 7 हफ्ते तक जीन लोइस, रेमनड, चौपलिन और बुलारड एक रस्सी की मदद से अपनी कोठरी से चले जाते। ये रस्सी इन्होंने अपनी चादर को फाड़कर बनाई थी। जीन लोइस को पानी छत का सुराख बंद करके हर रोज़ प्लास्टर लगाना पड़ता कि किसी पहरेदार की नज़र ना पड़ जाए। इत्तिफाक से रेमनड ने जंग से पहले किसी कान में काम भी किया था। इसका अमली तजर्बा यहाँ इसके बहुत काम आया, जिसने अंदाज़ा लगाया कि सुरंग को पहले कम अज़ कम 8 फीट तक नीचे जाना चाहिए, इसके बाद तकरीबन 25 फीट तक सीधी तरफ, फिर बालाई सिमट में। 2 माह तक वो किताब दी होल में बताए गए तरीक़ों के मुताबिक अपना काम करते रहे। सुरंग से निकली हुई मिट्टी तहखाने में जमा होती रही। रोशनी के लिए इनके पास सिर्फ मोमबत्ती होती थी। मुहतात अंदाजे के मुताबिक लंबाई में सुरंग खोदकर बालाई सिमत में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। रेमनड को चौपलिन के कंधों पर चढ़कर खुदाई का काम करना पड़ता था। सुरंग तैयार हो गई और जेल से फरार हो जाने का रास्ता बन गया था, लेकिन इस रात एक और नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। चौपलिन और बुलारड की कोठरी में एक नया और तीसरा कैदी ठोनस दिया गया। मजबूर होकर इसे भी साथ मिला लेना पड़ा। ये फौजी कैदी नहीं था बल्कि एक जर्मन जासूस था, मगर इसके साथ मुश्किल ये थी कि वो कबड़ा था। पतली सी सुरंग में इसका गुजरना आसान नहीं था। फरार होने की स्कीम सुनकर जर्मन मुजरिम एलन कोस्टा खुशी से झूम उठा। इसने कहा, दोस्तू, तुम फ़क्र मत करो और ना ही मेरी कबड़ी कमर का ख्याल। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि कबड़ा हमेशा खुशबख्ती लेकर आता है। वो बेचारा कर भी किया सकते थे। कबड़े को अपने साथ शामिल करने पर बेबस और मजबूर थे। रात के 2 बजे फरार होने के वक्त का तयन किया गया। बाजन ने 2 घंटा पहले से अपनी कोठरी की सलाखें काटनी शुरू कर दीं। ये काम 2 बजे तक मुकम्मल हो गया। इसने एक रस्सी खड़ी से बांधी और नीचे उतर गया। जीन लोइस की खिड़की से सलाखें पहले ही काट दी गई थीं। अब कल 6 अफराद फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तहखाने में पहनकर सुरंग का दहाना खोला गया। जीन लोइस सबसे पहले सुरंग में उतरा, इसके बाद बाजन, फिर चौपलिन, इसके बाद रेमनड, 5वें नंबर पर कबड़ा कोस्टा और सबसे आखिर में बुलारड। सुरंग इतनी पतली थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही फर्द वहां से गुजर सकता था, जबकि इनकी तादाद 6 थी। वो अंधेरे में कीड़ों की तरह रंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर वो सुरंग में इस मकाम तक पहुंच गए जहां से इन्हें ऊपर चढ़ना था। अब जीन लोइस बाजन के कंधों पर खड़ा हो गया ताकि सुरंग का दहाना दूसरी आज़ाद दुनिया में खोल दी। अंदर किसी ने मोमबत्ती रोशनी करनी चाहिए मगर वो नाकाम रहा। ऑक्सीजन नहीं है, किसी ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। फिर बोला, हम सब यहीं दम घट कर मर जाएंगे। उसी लम्हे जीन लोइस ने छीनी पर हथौड़े की ज़रब लगाई। मट्टी नीचे गिरी और सुरंग से चांदनी नजर आने लगी। फिर इसने बाहर निकलकर इधर इधर नजर दौड़ाई। वो जेल की दीवार से सिर्फ 1 फीट आगे थे। वो दोनों हाथ टेक कर ऊपर चढ़ गए और बाजन के बाजू पकड़कर इसे ऊपर उठाकर बाहर ले आए। अब कबड़ा कोस्टा और बुलारड बाकी थे। सुरंग का मोड़ा तना तंग था कि कबड़े का बदन वहां से गुजर नहीं सकता था। बुलारड ने गुस्से भरे लहजे में कहा, तुमने कहा था कि कबड़े खुशबख्ती लेकर आते हैं, मगर तुम तो मेरा रास्ता रोक रहे हो। तंग जगह में वो एक दूसरे की जगह बदल नहीं सकते थे। वो दोनों वापस तहा जाने की तरफ चल गए। फिर पहले बुलारड और बाद में कोस्टा सुरंग में दाखिल हुआ।
बुलार्ड को इसके साथियों ने ऊपर खींच लिया। कोस्टा का बदन सुरंग के मोड़ पर आकर फंस गई। ऊपर इसके साथी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो लोग चले गए और कोस्टा अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ वापस तहखाने में जाने पर मजबूर हो गया। आधे घंटे बाद जेल के पहरेदारों ने इसे वहीं तहखाने में बैठा आंसू बहाते हुए देखा। फौरन खतरे के अलार्म बज उठे। भागे हुए कैदियों की तलाश शुरू हुई। फरार होने के 2 घंटे बाद जीन लोइस एक झोंपड़े से पकड़ा गया और उसी तरह दूसरे 4 मफरूर कैदी भी एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। जेल का निज़ाम उसी तरह चलता रहा, लेकिन अब इसमें एक फ़र्क आ गया था। जेल की लाइब्रेरी से वो किताब दी होल उठा ली गई थी ताकि दूसरे कैदी बाजन की तरह फरार होने का मंसूबा ना बना सकें।